वालेकुम। आज मैं आपसे डॉक्यूमेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। ये इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 के ऊपर हमारा डिस्कशन है, राइट। इसके अंदर आपसे मैंने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है स्क्रीन के ऊपर। हमारे देखिए सिलेबस के हिसाब से सेक्शन 1 से 14 हमारे पास है, जो बेसिकली हमारे पास डेफिनेशंस, गवर्नेंस और मैनेजमेंट की बात डिस्कशंस करता है। इसके बाद सेक्शन 28 है, जिसमें रिक्वायरमेंट टू कैपिटल है। 35 36 है, दैट these sections deal with solvency requirements, and then section 45 से 48 अकाउंट्स एंड ऑडिट के मुताबिक हमारी बातचीत होती है। ये ओके, ये हमारी डिस्कशन है। डेफिनेशन के अंदर जब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले आपसे इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, री इंश्योरेंस, तकाफुल, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड नहीं होते तो हमारा फिर आगे का डिस्कशन में गैप्स रह जाएंगे हमारे। तो इंश्योरेंस जैसे है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ कंटीजेंसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट की जब हम बात करते हैं और हम कहते हैं इस बात को, तो हमें ये बात बड़ी क्लियर रखनी चाहिए कि इट इज़ अ कंटीजेंट इवेंट। ज़ाहिर है कोई एक्सीडेंट जो है, अल्लाह ना करे, कोई आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई जानबूझ के नहीं होता। इट इज समथिंग, एक्सीडेंट का मतलब यह है जो अनफोर्सीन हो जाता है, कंटीजेंट इवेंट है। इंश्योरेंस मीन्स द बिजनेस ऑफ एंटरिंग इनटू और कैरिंग आउट द पॉलिसीज or the contracts whereby whatever name called, whereby the consideration of the premium received, एक consideration क्या है, प्रीमियम रिसीव्ड है, जिसके रिटर्न में आपको इंश्योरेंस कंपनी, हम जो होते हैं वो पॉलिसी होल्डर कहलाते हैं। तो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करता है और इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को, person promises to make the payment to another person, right, contingent upon the happening of an event। तो वहां पर वो उसको कवर करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले जो प्रॉमिस करते हैं कि इफ द लॉस विल हैपन, देन विल मेक गुड द लॉस इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम दैट इज बीइंग पेड। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ज़ाहिर एक चीज डिफाइंड है। कोई भी एग्रीमेंट जो होते हैं वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन नहीं होते, उनके साथ कोई कंसिडरेशन अटैच होती है। On the happening of which the second named person suffers the loss. This includes the reinsurance and retrocession। रीइंश्योरेंस और रेट्रोसेशन की बात होती है। अब आपके साथ मैं इसमें जो रीइंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट, देखिए, जो हम अब लॉस की प्रॉमिस करते हैं पूरा करने की, तो ये किसी भी एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो पूरा बर्डन अपने ऊपर ले। पॉलिसी जरूर फ्रंट एंड पे वो पॉलिसी वो लेते हैं, जैसे ई एफ यू इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस हो गई, ई एफ यू लाइफ इंश्योरेंस हो गई, न्यू जुबली इंश्योरेंस हो गई, स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान हो गया। तो ये अपने फ्रंट एंड के ऊपर तो इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर ये इसको री इंश्योरेंस के थ्रू अपने रिस्क को स्प्लिट कर देते हैं। और री इंश्योरेंस के लिए पाकिस्तान में पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो है बाहर के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी वगैरह में जो कंपनीज हैं, वो हमारे साथ री इंश्योरेंस के ऊपर रिस्क को कवर करती हैं। इसलिए कि अगर आपको सोचें, जो इवेंट्स हमारे पास होते हैं, अल्लाह ना करे कोई बड़े इवेंट जो हुए हैं, उन इवेंट्स के अंदर अगर वो लॉस एक कंपनी पे चला जाए, से फॉर एग्जाम्पल एयर क्रैश का या किसी ऐसी चीज का, तो फिर वो कंपनी तो बस्ट हो जाएगी, वो उसको नहीं पूरा कर सकेगी। तो अपने रिस्क को ये डिवाइड कर देते हैं, इसी तरीके से उसका प्रीमियम देते हैं। तो इस रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि हम जो पॉलिसी होल्डर थे ईएफयू के, अब ईएफयू बिकम्स द पॉलिसी होल्डर फॉर द री इंश्योरर, जो री इंश्योरर वहाँ मौजूद है। तो आपको पॉलिसी होल्डर की टर्मिनोलॉजी में बार दफा ये कंफ्यूजन होगा कि हम किस पॉलिसी होल्डर की बात कर रहे हैं। एक प्राइमरी पॉलिसी होल्डर है जो इंडिविजुअल है या बिजनेस है, और उनकी रिलेशनशिप ईएफयू के साथ, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनकी एक रिलेशनशिप है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनकी रिलेशनशिप है। और वहाँ उसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी ने बाद में इसको री इंश्योर करवाया है। जब वो री इंश्योरेंस प्रोसेस में गए हैं तो वो वहाँ पे पॉलिसी होल्डर बन गए हैं। रेट्रोसेशन का जो वर्ड है, मीन्स वो री इंश्योरेंस को एक्सप्लेन करता है। मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट द री इंश्योरेंस अंडर विच द इवेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट contingent upon the happening of which the payment is promised, contingent होता है upon the payment promised जो किया गया। बहरहाल जब यहाँ पे कोई चीज मसला हो जाएगा तो री इंश्योरेंस के पास जाके हम उसको इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करेगी। इस payment is promised to be made to the policy holder thereunder, and is the payment of the policy holder of a claim or the claims made under the another contract or the contracts reinsurance issued by that policy holder। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट उस पॉलिसी होल्डर ने यानी ईएफयू ने इशू किए हुए हैं, उसके अंदर उनको पेमेंट करना है। तो वो यहाँ पे हम चेन ऐसे समझ ले, ए बी और सी,
B is the EFU in our example, A is the reinsurer, C is the consumer customer. तो अगर सी को कोई चीज हो रही है तो बी को उसको पे आउट करना है, बी उसको पे आउट करने के लिए उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है एक और इंश्योरेंस यानी री इंश्योरेंस के थ्रू वो ए से लेती है जो री इंश्योरेंस कंपनी है। और यहाँ पर हमारे पास तकाफुल का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए इस्लामिक चीजों के अंदर हमारे पास एक क्लैरिटी नहीं है, तो हम वहाँ ये कहते हैं कि इट्स ओनली नेम चेंजिंग, इट्स नॉट नेम चेंजिंग, इट्स अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल। इंश्योरेंस कंपनी जब हमसे प्रीमियम लेती है तो वो सारा जो प्रीमियम है ये वो टेक्निकली उसको जब इन्वेस्ट करते हैं वो रिटर्न और पैसा उनके पास होता है। तकाफुल के अंदर हम ये कहते हैं तकाफुल मीन्स द स्कीम बेस्ड ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस इन कंप्लायंस विद द प्रीवियस विद द प्रोविजंस ऑफ द इस्लामिक शरिया। इस्लामिक शरिया के तहत जो बेसिकली किसके ऊपर है, विच प्रोवाइड द म्यूचुअल फाइनेंसिंग एड एंड असिस्टेंस टू द पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट की बात हो रही है, यहाँ पे एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है, जो आपसे प्रीमियम या कॉन्ट्रीब्यूशन ली जाती है उससे एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है और उसके ऊपर जो रिटर्न आती है वो उसी फंड में रहती है। बट फिर आप कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी का क्या हुआ, तो वो एज ए फंड मैनेजर उसको ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक चीज होती है। एक और जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे पास हैं इसके अलावा इससे हटके कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर वो हमारी इन्वेस्टमेंट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। तो इन्वेस्टमेंट लिंक में देखिए इंश्योरेंस बिजनेस को हम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक हमारा नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की जो हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट और इन्वेस्टमेंट लिंक्ड ये आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं। तो अब जो इंश्योरेंस कंपनीज ने ये प्रोडक्ट या ये मॉडल क्यों डिजाइन किया, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं मेरा खुद अपना ये डिस्कशन स्टेट लाइफ में बहुत हाई लेवल है उस पर जाकर हुआ। जब मैं मतलब आपकी लाइफ आपकी एज से थोड़ा जिसे कहते हैं कुछ ज्यादा मेरी एज होगी, व्हेन आई वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री और व्हेन आई हैव माय फैमिली माय किड्स, देन आई वेंट टू द स्टेट लाइफ। मैं कहा देखें ये जी मैं आपसे जो इंश्योरेंस ले रहा हूँ इसके अंदर अब आप मुझे इसका ऐसा ब्रेकअप दे दीजिए कि 15 साल के बाद जब मेरे बच्चों को कोई हायर एजुकेशन की जरूरत हो तो एक सर्टन सम मुझे मिल जाए, उसके बाद जब मेरे बच्चे और बड़े हो तो उनकी शादी के लिए कुछ हो जाए, और जब मैं रिटायरमेंट पे जाऊं तो मेरे घर के और मेरे दूसरे कामों के लिए पेंशन के लिए चीजें हो जाए। तो उस वक्त स्टेट लाइफ के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। ईएफयू ने लेटर ऑन इस चीज को डिवाइस किया, इसको प्रोडक्ट डिजाइन किया और प्रोडक्ट डिजाइन करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट यूनिट्स की शेप में पॉलिसी ला दी कि भाई जो आप प्रीमियम हमें पे कर रहे हैं हम वो पेमेंट वो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉक एक्सचेंज में और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जब हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वो यूनिट्स में हो जाएंगे, जब आपको जरूरत होगी तो आपको जो यूनिट्स चाहिए वो आप इन कैश करा लीजिए। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर हम हर साल 1,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 10 साल में हमने 10,000 का प्रीमियम पे किया। अब उन्होंने अपने यूनिट्स की वैल्यू की, अगर एक यूनिट उनका 50 रुपीज का हुआ तो ये 50 रुपीज का जो यूनिट है व्हेन विल डिवाइड तो इट विल बिकम 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स हमारे पास आ गए। अब हमें इनकैशमेंट की जरूरत पड़ी तो हमने कहा जी हम 5 यूनिट्स इनकैश करा लेते हैं। अच्छा अब इन यूनिट्स में जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसका प्रॉफिट भी इसके अंदर जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये यूनिट की वैल्यू क्योंकि जहां इन्वेस्टमेंट मौजूद है फेयर वैल्यू की बेसिस के ऊपर IFRS 9 भी इसका रोल प्ले करता है। फेयर वैल्यू की बेसिस के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट्स रिवैल्यू हो रहे हैं, तो उनका रिवैल्यूएशन भी हो रहा है, उसमें रिटर्न भी आ रही है और उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट में आपने कैशमेंट करवा लीजिए। तो अब देखिए इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट टू बी पेड ऑन द डेथ और ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स। अगर डेथ के ऊपर अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो डेथ पे मैच्योर हो सकती है या स्पेसिफाइड डेट और डेट्स before the death where the benefit paid are calculated by reference to either a running account or the units under the contract, whether or not minimum value of that contract or those units is guaranteed। तो वहां तक उसकी है कि मिनिमम वैल्यू गारंटीड है या नहीं है, तो ये भी एक अलग प्रोडक्ट का फीचर है ये, right? Investment linked in relation to the life insurance means investment contracts, the principal object of which is the provision of the benefits calculated by reference to the units, the value of which is related to the market value। देखिए मैंने फेयर वैल्यू वाली बात की थी, मार्केट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और द ग्रुप ऑफ द एसेट। स्पेसिफाइड क्लास ग्रुप ऑफ एसेट यानी अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की फेयर वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन है। तो ये इन्वेस्टमेंट लिंक्ड कॉन्सेप्ट जो है ये दोनों डेफिनेशन मिला के आप पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट और इन्वेस्टमेंट लिंक्ड, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें देखिए लाइफ इंश्योरेंस को उन्होंने जिक्र किया। इंश्योरेंस बिजनेस हमारे पास जो है वो लाइफ और नॉन लाइफ दो हिस्सों में डिवाइडेड है।
जो बेसिकली हम लाइफ की, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और लाइफ के अंदर ही सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जहाँ पे एक्चुअरी का रोल आएगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो होती हैं उनका स्पैन बहुत बड़ा होता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, क्योंकि वो लाइफ पे जा रही हैं, और उनके अंदर वैरायटी भी अब इंट्रोड्यूस हो गई है। जबकि हमारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होती हैं वो बहुत छोटे वक्त के लिए भी होती हैं, टर्मिनेटिंग होती हैं, ईयरली होती हैं। अब गुड्स इन ट्रांसिट है, जब वो गुड्स हमारे पास पहुंच जाएगी वो इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। हमने प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस कराया है, जब तक वो प्लांट और मशीनरी हमारे यूज में, हम उसका इंश्योरेंस करा के रखेंगे, जिस दिन हम बेच देंगे वो खत्म हो जाएगा, जैसे हम अपनी पर्सनल गाड़ी का करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसलिए ये बिजनेसेस दो हिस्सों में बड़ा क्लियर डिवाइडेड है, और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो फाइनेंशियल है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वहां पे एक्चुअरी का भी रोल आता है। एक्चुअरी मीन्स अ पर्सन possesses such actuarial qualification, उसकी एक्चुअरीज की प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, जैसे हमारे ICMA, ICAP, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। एक्चुअरीज की अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल साइंसेज जो है उनके अपने हिसाब से उनकी मेंबरशिप्स है। ओके, देन वी आर कमिंग टू अदर डेफिनेशन। इसमें मैं आपसे इंपॉर्टेंट बेस रेट की बात हो रही है। बेस रेट को जो हम रेफर करते हैं, तो अब देखिए ये बेस रेट का वर्ड भी अब किसी हद तक बड़ा ऑब्सोलेट हो चुका है, क्योंकि अब काइबोर हमारे पास आ गया है। तो काइबोर जो है कराची इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, हमारे पास सारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो काइबोर की बेसिस पे होती हैं, काइबोर को हम बेस बनाते हैं। तो बेस रेट टेक्निकली उसी बात को हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम आगे चले जाएं, तो हमारे पास जो है कंटिन्यूस डिसेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब मैंने आपसे कहा लाइफ के अंदर कोई भी आदमी किसी भी ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज में कंटिन्यूस डिसेबिलिटी हो सकती है। एक तो ये है कि जी मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द बेनिफिट इज पेड इन द इवेंट ऑफ द डेथ बाय बाय कॉज ऑफ स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉज स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड। तो जो लाइफ उनकी इंश्योर थी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर इंतकाल हो गया खुदा ना खास्ता, तो उसके उनका क्लेम उनकी चीजों को दी जाएंगी। सेकंड, इंजरी और डिसेबिलिटी, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर कोई इंजरी हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, पैरालिसिस हो गया खुदा ना खास्ता, राइट, कोई ऐसी चीज हो गई जिसको हम कह रहे हैं इंश्योर्ड बीइंग फाउंड टू हैव अ मेडिकल स्पेसिफाइड मेडिकल कंडीशन और डिजीज। तो पैरालिसिस हो गया उनको, कोई भी ऐसी चीज हो गई, तो उसके ऊपर जो क्लेम है वो दिया जाएगा। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी 6 क्रिटिकल डिजीजेस की अलग पॉलिसीज भी वो डिजाइन करती हैं, ये भी उनका एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर वो पैरालिसिस को, हार्ट डिजीज को, कैंसर को, मुख्तलिफ चीजों को वो एड्रेस करते हैं, वाकई आई है, इनको वो एड्रेस करते हैं। ओके, डोमेस्टिक इंश्योरेंस पॉलिसी, जब हम अपनी गाड़ी या अपनी चीजों को इंश्योर कराते हैं वो डोमेस्टिक पॉलिसीज कहलाती हैं। मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर इन रेस्पेक्ट ऑफ द लॉस और ऑफ और द डैमेज टू अ बिल्डिंग यूज प्रिंसिपली primarily and principally as a residence of the policyholder for the persons with whom the policyholder has a family or personal relationships, or for the both the policyholder and such person। तो हमारा जो मकान है उसको हमने इंश्योर कराया, तो वो डोमेस्टिक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर था, क्योंकि मकान हमारा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हिसाब से है। इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास दोनों तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट करती हैं, इसी तरह बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं। तो इनके लिए जब कंडीशन आएगी तो हम इस बात को भी स्टडी करेंगे कि कंपनी इंकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है और कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड है। इसी तरीके से जो कंपनी इंकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है, वेदर द इंश्योरेंस थिंग वी आर टॉकिंग ऑफ इज इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। ग्रुप, देखिए ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये है, हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मे बी 200 300, हमारे एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो है, दैट वांट्स टू प्रोवाइड medical facility, that wants to provide a life insurance facility to the people who are working with the institute। तो अब उसके लिए 1 2 3 4 ABC करके हर आदमी के लिए एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस लेना कॉम्प्लिकेटेड इशू है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऐसी जगह पर कंपनीज और बिजनेसेस क्या करते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस ले लेते हैं। ग्रुप के अंदर वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनकी डेमोग्राफी के हिसाब से उसका प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है, और उसके अंदर जो भी आप बेनिफिट देना चाहते हैं, आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं आप लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। आप मेडिकल को कवर करना चाहते हैं कि लोग जो ओपीडी करके आएंगे, जो हॉस्पिटलाइजेशन उनका होगा, उसके लिए आप चलना चाहते हैं, आप उस पर चलिए। तो आपका इस तरीके से ये चीजें आपकी आ जाती हैं, राइट। इंश्योरेंस मीन्स द बिजनेस ऑफ एंटरिंग इनटू और कैरिंग आउट ये पॉलिसी, मैं आपके साथ पढ़ चुका। ये हमारे इंश्योरेंस के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम के ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है सर। इंश्योरेंस मीन्स जाहिर है जिसको हम इंश्योर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हम कर चुके हैं। प्रीमियम,
परमानेंट कैपिटल फंड, 2 मिनट आपसे, प्रीमियम इसके बाद हम आते हैं। कैपिटल फंड, देखिए फंड्स की हमें क्यों जरूरत है, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट चीजों की हम बात कर रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने आपसे कहा, उनका स्पैन ज्यादा होता है, तो देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट दैट द कंपनी शुड बी सॉल्वेंट एंड द फंड मस्ट बी अवेलेबल, तो उसके लिए हमें फंड्स बनाने हैं। अभी इंश्योरेंस आपसे मेरा डिस्कशन हो चुका है, तकाफुल में मैंने आपसे बात करी, तो हमारी डेफिनेशंस कवर हो गई यहाँ तक, ये ठीक है। इसके बाद हम डिवीजन ऑफ बिजनेस लाइफ एंड नॉन लाइफ में हम जा रहे हैं। ये आपकी एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा सवाल है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, तो लाइफ एंड नॉन लाइफ में है। अब लाइफ में हम जाएंगे तो ये बात देखिए, एक सिंपल लाइफ का कॉन्सेप्ट जो पुराना था कि सब किसी तरह की पॉलिसी ले लीजिए, इंतकाल होगा तो हमने देना है, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी प्रोडक्ट्स चेंज होती गई, एक्सीडेंट्स आए उसके अंदर, फिर जैसे मैं आपसे रिडेम्पशन की फीचर की बात की कि लोगों को बीच में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, फिर लोगों ने कहा नहीं हमें तो आप पॉलिसी दे दे और फिर हमें पॉलिसी के पैसे नहीं चाहिए एंड में, इस तरह नहीं चाहिए कि आप लमसम तो ना चाहिए तो बहुत बहुत खुश होते हो, उन्होंने कहा मैसेज चाहिए कि मंथली बेसिस के ऊपर हमें पेंशन की तरह हम पे करते हैं आप ये, और फिर जब उनका इंतकाल होगा तो लमसम जब पे करें। तो अब क्या हो गया, एक साहब ने पॉलिसी ली 20 साल की, 20 साल की पॉलिसी उनकी मैच्योर हो गई। अब जब 20 साल की पॉलिसी उनकी मैच्योर हो गई तो उन्होंने कहा जी वो अल्लाह के करम से हयात हैं, जिंदा हैं, तो अब उनका क्या सिलसिला हुआ कि साहब उनको मंथली जो है एक अमाउंट उनको मिल रहा है। अब ये मंथली अमाउंट ज़ाहिर है इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है कि उनका जो अमाउंट उनको मैच्योरिटी पे पे करना चाहिए था, उस अमाउंट को मैच्योरिटी पर उन्होंने नहीं पे किया, उसको उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उसकी जो रिटर्न आ रही है उस रिटर्न से इंश्योरेंस कंपनी उनको पे ऑफ कर रही है। ओके, तो नॉन इन For the purpose of this ordinance, insurance business is divided into life and non-life. ये मैंने बात कर ली आपसे। अब उसकी देखिए, सब्जेक्ट टू 3, 4 एंड 5 इफेक्टिंग, इसका मतलब कोई भी अगर नॉन लाइफ एलिमेंट उसके अंदर आ जाएगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ का नहीं रहेगा, राइट, तो फिर वो नॉन लाइफ में क्लासीफाई होगा। The effecting and the carrying out of any of or all of the following type of the contracts and shall constitute the carrying on the life insurance business. क्या क्या चीजें, a contract of the insurance provides for the payment of the money on the death के ऊपर पेमेंट है तो वो लाइफ इंश्योरेंस है। A contract of the insurance is subject to the payment of the premium for a term dependent on the termination or the continuance of the human life। एक टर्म डिफाइंड है कि 10 साल की पॉलिसी है तो 10 साल की पॉलिसी हो गई। फिर हमने कहा इंश्योरेंस प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ द ऑफ एन एन्युटी ऑफ फॉर अ टर्म डिपेंडेंट ऑन द कंटिन्यूअस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। पेमेंट क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ एन एन्युटी, एन्युटी के मतलब रेगुलर पेमेंट। अब ये पेंशन टाइप के रेगुलर पेमेंट हो गई, राइट, डिपेंडेंट ऑन द कंटिन्यूअस ऑफ द लाइफ, क्योंकि इंश्योर जो इंश्योर्ड था हमारा वो जिंदा है तो वो हम लाइफ पे कहते रहेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स पेमेंट फॉर द of an annuity for a term and dependent on the continuance of the life but exceeds the period of the 1 year। तो 1 साल से ज्यादा का है, क्या उसकी पीरियड्स है उसके ऊपर डिपेंडिंग करेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग इंडेमनिटी ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए है। कंटिन्यूअस लायबिलिटी इनकम कॉन्ट्रैक्ट, डिसेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डिसेबिलिटी उनको हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, फॉलेज हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, कोई चीज हो गई, आई साइट हुए। इन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट्स में बी प्रिस्क्राइब एज में प्रिस्क्राइब। जो अब 2, 3 में क्या था जो मैंने आपसे कहा था कि अगर इसमें नॉन लाइफ एलिमेंट आएगा तो फिर ये लाइफ नहीं रहेगा। Notwithstanding in this ordinance to the contrary, the effecting and the carrying out of the contract whose principal object is one of the life insurance business, but which contains related and subsidiary provisions of non-life, कुछ उसमें एलिमेंट नॉन लाइफ के, तो वो अब हमारा लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहा। Notwithstanding anything in this ordinance to the contrary, the effecting and the carrying out of the contract that provides for the repayment of the money, for the payment of the money on the death of the person shall not constitute and the carrying on the life of the insurance if the contract is affecting or the carrying out an insurer who is registered to carry out a non-life insurance business। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का था और वो उसमें आ रहे हैं तो वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहेगी, फिर वो नॉन लाइफ में चली जाएगी। तो ये हमारी कंडीशन है जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं। All contracts of the insurance are not in accordance with the provisions of the foregoing subsections classified as a life insurance। हमका जो उसमें नहीं आ रहा तो सब हमारे लाइफ इंश्योरेंस में क्लासिफाई हो जाएंगे हमारे लिए। तो क्लासिफाइड है जो नहीं होंगे, सॉरी नॉन लाइफ में, लाइफ में नहीं होंगे तो नॉन लाइफ क्लासिफाइड होंगे। अब नॉन लाइफ में देखिए क्या चीज है, नॉन लाइफ हमारा क्या है, बीइंग ऑर्डिनरी लाइफ बिजनेस हमारा है कैपिटल रिटेंशन। अब लाइफ बिजनेस के लाइफ एंड नॉन लाइफ, अब इसमें बिजनेस किस तरीके से, जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइफ को इंश्योर किया हमने, कैपिटल रिडेम्पशन में हम गए, पेंशन के लिए गए,
और हम एक्सीडेंट्स के लिए गए। ये हमारी 4 क्लासेस बन गई, क्लास 1 2 3 4 फॉर द क्लासेस ऑफ द लाइफ बिजनेस एंड द नॉन लाइफ बिजनेस। तो अगेन ऊपर से हम लिंक कर लें, वो तमाम चीजें जो लाइफ में नहीं आएंगी वो नॉन लाइफ आ जाएंगी। लाइफ के लिए हमने ऊपर डिफाइन कर दिया था कि डेथ है हमारे पास डिसेबिलिटी है, पेंशन है, रिडम्पशन है, ये 4 चीजें। वही 4 चीजों को हम यहाँ दोबारा रिपीट कर रहे हैं यहाँ के, तो हम कह रहे हैं ये हमारे 4 क्लासेस हैं, इसके साथ हमारा ये काम चलेगा और हम अपना काम इस तरीके से करेंगे। ओके, तो ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, क्लासेस क्या है, बिजनेस क्या है, दोनों अलग अलग हमारे क्वेश्चन है। अब हम जब नॉन लाइफ की बात करते हैं, देखिए नॉन लाइफ के अंदर हमारे पास क्या सबसे पहले बीइंग द फायर एंड प्रॉपर्टी एंड द डैमेजेस, फायर होगी। ओके, फिर हमारे पास नॉन लाइफ में मैरीन यानी गुड्स इन ट्रांसिट, ट्रांसपोर्टेशन, right? Aviation, transport business, being the motor third party compulsory business, being the liability business, being the workers compensation business, being the credit and the suretyship business। तो अब ये सारी चीजें हमारे क्रेडिट कार्ड जैसे हैं, उसके साथ ही उन्होंने अटैच कर दिया है कि अगर किसी साहब का इंतकाल हो गया तो क्रेडिट कार्ड की उनकी जो पेमेंट ड्यूज थी तो पेमेंट वहां से एडजस्ट हो जाएंगी जाके। एग्रीकल्चर हो गया, फ्लड आ गया, कोई चीज हो गई, बीइंग द मिसलेनियस, तमाम चीजें उससे कवर हो जाएंगी। बीइंग प्रोफेशनल ट्रीटी एंड नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल ट्रीटी। अगर कोई बाहर ऑफशोर बिजनेस की बात करें तो फिर वो ट्रीटी से तय होंगी आके और उसको हम देखेंगे आगे। ओके, ये हमारा क्लासेस का भी काम हो गया। एक हमने बिजनेस कर लिया, एक हमने क्लासेस डिस्कस कर लिया। ओके, यहाँ से अब हम आएंगे एलिजिबल पर्सन हु कैन डू द इंश्योरेंस बिजनेस। उसकी क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन ये, देयर शुड बी अ पब्लिक कंपनी, अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। देखिए प्राइवेट कंपनी को हमने सब्सिडी ऑफ प्राइवेट कंपनी को भी हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, बिकॉज कि अगर हम प्राइवेट कंपनी रखेंगे तो इसका टोटल रिस्क एक सर्टन नंबर ऑफ लोगों पे चला जाएगा, बहुत महदूद हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर ज्यादा होते हैं। हमारे पास लिस्टेड कंपनीज मौजूद हैं, ईएफयू लाइफ मौजूद है, ईएफयू जनरल है, और दूसरी कंपनीज हैं जो हमारे पास इंश्योरेंस के अंदर सेक्टर में सर्विसेज दे रही है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और जब अब देखिए, जब ये ऑर्डिनेंस हम लेकर आए हैं तो ये ऑर्डिनेंस 2000 का है, इससे पहले हमारा जो लॉ था उसमें चेंज हुई थी। अब लोगों के पास परमिशन जरूर मौजूद होंगी, तो उनके लिए हमने 6 मंथ्स और 2 ईयर का एक टाइम पीरियड दे दिया है कि उसके अंदर आके वो अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करवा लें। After the commencement date, no person other than the eligible person or the branch of a body corporate incorporated in any jurisdiction out of Pakistan, जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान से बाहर है, उसकी ब्रांच पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, which immediately before the commencement of this ordinance was registered to carry out on we was carrying on such the business in Pakistan, such business in Pakistan shall after the expiry of the 1 year फ्रॉम सच कमेंसमेंट कंटिन्यू सच बिजनेस। तो वो 1 साल के अंदर उसको करके उसको करा ले पड़ा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए अब या तो इंश्योरर क्या है, नो एलिजिबल पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस बीइंग begin or after the expiry of the 6 months from the commencement they continue to carry on any insurance business in Pakistan unless eligible person has obtained from the commission a certificate of the registration to carry on the insurance business। ठीक है जी, अगर वो नहीं है तो इसको उनको करा लेने है, राइट। A certificate of registration issued to an insurer under 3 or 3A of the Repeat Act shall be deemed to for the purposes of this section to constitute registration। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन उसका रिन्यूअल हम रिन्यूअल की बात। ओके, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए पॉइंट है। अब यह रजिस्ट्रेशन के अंदर देखिए एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए भी है, 8, और ये बात आगे भी हमें रेफर होगी। अब जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो हमें किस व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड स्टेटमेंट of the rates, advantages, terms, conditions of the life insurance policies proposed to be offered by the applicant, including without limitation whether the policy acquirer a surrender value। देखिए surrender value जो होती है पॉलिसी की, कि हम जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम 10,000 ईयर का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 3 साल या 5 साल के बाद हम कहते हैं हम पॉलिसी खत्म करना चाहते हैं, तो हमने अगर 5 साल हम रख ले तो हमने 50,000 का प्रीमियम दिया। अब उस 50,000 के प्रीमियम के साथ हमें कुछ प्रॉफिट्स और बोनसेस उसके अंदर जो स्टेट लाइफ बोनस कहता है वो अमाउंट हमें मिले हैं। तो अब ये 50,000 का अमाउंट हो सकता है 70 पे चला गया हो, लेकिन साथ साथ स्टेट लाइफ ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी और चीजें भी की हैं कि उसको क्या वो वर्कआउट करके वो एक सरेंडर वैल्यू रिवर्क करते हैं और उस सरेंडर वैल्यू को पे ऑफ करते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि अगर हमने 50,00,000 रुपए पे 50,000 रुपए पे किए हुए हैं तो हमें 5 साल के बाद वो 50,000 रुपए विद द रिटर्न 100% पूरा पैसा मिल जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर शुरू के 2 साल में
जो हम प्रीमियम देते हैं उसका हार्डली हमें 10 से 15 या 20% का अमाउंट मिलता है, पूरा अमाउंट भी नहीं, वो अमाउंट भी नहीं मिलता हमें, क्योंकि उनकी शुरू की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा होती है, कमीशन होता है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस उनके होते हैं, राइट। तो व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स टू विच द पॉलिसी इज लिंक्ड, कि इन्वेस्टमेंट्स अगर है कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है, राइट। देन हम कह रहे हैं बेसिस ऑन विच द बेनिफिट पेएबल, देखिए ये हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लिंक पॉलिसीज के लिए, राइट। तो द फ्रीक्वेंसी विथ विच एंड द बेसिस बाय विच द यूनिट वैल्यूज आर डिटरमिन, यूनिट की वैल्यू मैंने आपसे जिक्र किया था कि ईएफयू, और ये यूनिट वैल्यू ईएफयू की स्टॉक एक्सचेंज पे हमको मिल जाती है, अगर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बिजनेस क्वार्टर वगैरह में इसकी वैल्यूज डिस्क्लोज होती हैं। The basis we are talking of the basis by which the values are attributable, हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, attributable to the units किस तरह निकाली जा रही है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हम बात कर रहे हैं एससीसीपी की, जो हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। द बेसिस ऑन विच द एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल, जो हमारे एक्सपेंस होंगे वो हम कैसे उसमें से लेस करेंगे। द बेसिस ऑन विच द चार्जेस फॉर द मोर्टेलिटी एट्रीब्यूटेबल, जो डेथ क्लेम्स हैं वो चीजें हैं वो किस तरह की जाएंगी। द बिजनेस प्लान सेटिंग आउट द एक्सपेक्टेड प्रीमियम इनकम, की प्रीमियम इनकम क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होगी, क्योंकि बिजनेस वायबिलिटी हमने देखनी है। Now, copy of any written electronic or the other material proposed to be issued, अब कोई अगर मटेरियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उसको वो डॉक्यूमेंट हमारे क्या होंगे, a statement of by the appointed actuary that the terms and the conditions of the life insurance contract proposed to be entered into our sound, और जो हमारे पॉलिसीज के हैं तो ये एक्चुअली देखिए, क्योंकि देखिए एक्चुअली की ये है कि हम आप 20 साल या 30 साल की पॉलिसी या 10 साल की पॉलिसी दे रहे हैं, तो यहाँ पर द लाइफ अंडर इंश्योरेंस, द पर्सन अंडर इंश्योरेंस, वो एक हमारे पास इशू है। फिर इन्फ्लेशन हमारे पास मौजूद है, फिर उसके बाद अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम 10,000 का प्रीमियम ले रहे हैं तो ये 10,000 का प्रीमियम हमें 20 साल या 30 साल के बाद ये इतना काफी होगा कि जो पॉलिसी हमने सेल की है उसकी अमाउंट हम पे कर दें। तो उसके लिए हमारे पास एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है जिसके ऊपर हम अपना प्रीमियम रिवर्क करके लाते हैं। An application shall not make an application, the applicant shall not make an application under this section, right? Given to the commission a notice under 9, that is a false or the misleading statement, false or misleading in material particular. Applicant shall not, कि ऐसा कोई misleading नहीं होगी, अगर होगी तो definitely फिर वो registration question हो जाएगी। Commission may by register register the insurer upon the satisfaction, ज़ाहिर है commission if satisfied तो insurer को register कर देगा वो, where the application for the registration is received by the commission under section 6, जो हम हमने ऊपर स्टडी किया, and subject to the 2, 3 जो इसके मजीद sections है। The provisions of this ordinance relating to the minimum paid up capital, statutory deposits जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास उनको मेंटेन करने हैं, right? Provision of the ordinance relating to the minimum solvency requirements, जो solvency requirement जैसे मैंने मुस्तकिल डिस्कस कर रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर solvency बहुत एसेंशियल है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। और दिस ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू द अफेक्टिंग ऑफ द री इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स क्या है उसके लिए। तो ये सब देखने के बाद जो होगा, एप्लीकेंट इज लाइकली टू कंटिन्यू टू बी एबल टू मीट द लायबिलिटीज, ये तमाम चीजें कमीशन इसको देखेगा। इन द कमीशन शैल नॉट ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ द ग्रांटिंग ऑफ दैट सर्टिफिकेट वुड नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, अगर उसके अगेंस्ट कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल हम करें गैम्बलिंग के लिए हम कोई इंश्योरेंस को लेके जा रहे हैं तो नहीं, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है तो वो चीज नहीं होगी। तो ऐसे बिजनेसेस जो प्रोहिबिटेड है उनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं होगी, तो हम कोई स्मगलिंग के लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकते, तो उनकी पॉलिसी तो फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जनाब हमारे पास है ड्यूरेशन इंस्पेक्शन ऑफ इंस्पेक्शन सप्लाई ऑफ द कॉपीज ऑफ द कॉपीज फाइल, डेफिनेटली जो है हमारे पास कंपनी लॉ एक्ट में मौजूद होता है कि इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, वो होगा। ड्यूरेशन एंड द रिवोकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ज़ाहिर है जब कभी भी हम नॉन कंप्लायंस करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो और हम खुद भी खत्म कर सकते हैं व्हेन वी डोंट वांट टू डू द बिजनेस, लेकिन ज़ाहिर है उसकी भी सर्टेन कंडीशंस हैं जो हमें रजिस्ट्रार where the commission is requested in writing by the insurer to revoke the registration of that insurer to carry on the insurance business. The commission may by writing a written instrument revoke that registration under this ordinance to carry on the insurance business shall not be revoked unless the commission is satisfied that adequate provisions had been made for the irrevocable transfer or to a registered insurer of all the insurance liabilities तमाम पे ऑफ होगी, उनका अरेंजमेंट कर दिया गया है। This is what we are talking about. Okay?
देन 10 इज द नोटिफिकेशन ऑफ द ग्रांट और द रिवोकेशन। अब इसको करने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए हमारा नोटिफिकेशन, देन अगर कमीशन करें तो कमिश्नर को नोटिस देगा, और नोटिस देंगे इंश्योरेंस कंपनी का, उसको हम देखेंगे। कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंडीशंस क्या है? द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू द मिनिमम कैपिटल जो होगा वो अप्लाई होगा। प्रोविजन रिलेटिंग टू द मिनिमम स्टैट्यूटरी डिपॉजिट, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे, मिनिमम सॉल्वेंसी के ऊपर बात होगी, री के ऊपर बात होगी, तमाम चीजों पर हमारी ये बातचीत होगी। इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस रजिस्टर्ड जो होगा वो एससीसीपी को एक फी पे करेगा फॉर द सेक ऑफ द इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन की एनुअल सुपरविजन फी, जो इस ऑर्डिनेंस में हमने 100,000 बताई है, लेकिन ये वक्त ये टाइम चेंज हो, सब्जेक्ट टू है, चेंज होगी, राइट। क्राइटेरिया फॉर द साउंड एंड द प्रूडेंट मैनेजमेंट, डेफिनेटली द बैंक्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी जरूरी है कि उनका जो मैनेजमेंट हो, एक शुड बी प्रूडेंट, honest for the business or the insurance or insurer or the applicant is carried out with the integrity and due care के साथ कैरी आउट किया जाए। each director the officer and the principal officer of the in Pakistan of the insurer or the applicant fit person होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। डेफिनेटली द इंश्योरर और द एप्लीकेंट मेंटेन एडुकेट सिस्टम ऑफ द कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स होनी चाहिए, राइट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपर होने चाहिए। ये तमाम चीजें हमारी जो ये रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर इसमें आती हैं हमारे पास। ओके, the insurer or the applicant shall not be regarded as conducting the business in a sound and a proper manner। देखिए ये क्वेश्चन, fail to satisfy the obligations to which is subject to by virtue of this ordinance, fail to supervise the activities or of a subsidiary with due care, and no insurer shall appoint a managing agent for the conducting of the business। It's not allowed। Okay, देन रेस्ट्रिक्शंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लीजिए। ये अलग क्वेश्चन हो सकता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इशू ऑफ द सर्टेन लाइफ पॉलिसीज, कौन सी लाइफ पॉलिसीज के ऊपर है जो प्रिस्क्राइब नहीं है। नो इंश्योरर और इंश्योरेंस ऑफिसर जो हमने प्रिस्क्राइब नहीं की थी, किसमें जो हम सेक्शन 6 में रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, जो हमने नहीं बताई थी, तो वो पॉलिसीज हम नहीं इशू कर सकते। हाँ, अगर हमने करना है तो फिर हमें वहां पे अमेंडमेंट करनी होगी। नो इंश्योरर शैल ऑफर एनी पॉलिसी और द कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस अदर देन दोज डिस्क्राइब इन द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स में जो हमारी की गई थी। इसके बाद हमारे पास स्टैट्यूटरी फंड्स के लिए रिक्वायरमेंट है सेक्शन 14 हमारा। एंड अदर फंड्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द लाइफ शेयर ऑल द टाइम मेंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टैट्यूटरी फंड। The insurer that carries on the life insurance business consisting of the provision of the investment link अगर है तो उसके लिए हमारे पास होने चाहिए shall maintain one or more statutory fund especially for the business and insurance company carrying on the life insurance business consisting of the provisions of the capital redemption की अगर हम लेके चल रहे हैं उसके लिए फंड होना चाहिए। इसी तरीके से the provision of fund shall insurance business consisting of the provision of the pension का अगर हमारे पास ऑप्शन है, रिडम्पशन का अगर ऑप्शन है, तो पेंशन का हमारे पास है, तो एन्युटीज को हम कह रहे थे, हेल्थ का है तो हेल्थ के लिए हम उसको करेंगे। तो हम हमें फंड्स मेंटेन करने हैं इनके लिए। ये आपका अलग क्वेश्चन है सर, इसका ख्याल रखिएगा। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास ये नेक्स्ट मैं इस पॉइंट्स में आपके साथ ऐड करूँ इनके। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट एज टू कैपिटल एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के लिए आ जाएगी, दैट इज सेक्शन 28। हम सेक्शन 28 पे चले जाएंगे। देखिए 28 इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एससीसीबी प्रिस्क्राइब कर देगा 150 million रुपये और द हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द लाइफ बिजनेस। लाइफ बिजनेस के लिए ये अमाउंट है जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे, जो परमिशन के बाद तुमको बताया जाएगा। इसी तरीके से 80 million रुपये फॉर द नॉन लाइफ बिजनेस है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट एग्जाम क्वेश्चन के लिए है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्लॉज ए द इंश्योरर ऑथोराइज्ड टू कैरी ऑन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस on the commencement date the required minimum amount shall not be less than 100 million by 31st December 2002। अगर कोई कर रहे हैं तो इससे कम 2002 तक का उन्होंने टाइम दे दिया था, क्योंकि लॉ हम नया लाए थे। उसके बाद 150 का टाइम पीरियड जो था वो 2004 का था, जो अब गुजर चुके सारी चीजें। तो इसका मतलब तमाम लोग ये अमाउंट्स टॉप अप हो गए हैं हमारे, ठीक। देन वी आर टॉकिंग ऑफ विथ रेफरेंस टू सेक्शन 35 जिसमें हम करें नेट एलिजिबल एसेट्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज की हम जो बात कर रहे हैं, सेक्शन 35 में हम आ जाएं। 35 36 हमारे पास हैं, ये दो सेक्शंस हैं। ये हमारा सेक्शन सॉल्वेंसी की रिक्वायरमेंट्स के साथ है।
ये 35 आ गया हमारा जी। नेट एडमिसिबल एसेट्स ऑफ द लाइफ इंश्योरर, a life insurer shall at all times maintain in its shareholders fund a surplus of admissible asset। देखिए surplus एक तो any equity positive हुई हमारी shareholders fund a surplus of the admissible assets in Pakistan over the liabilities in Pakistan। जो पाकिस्तान में assets हैं और liabilities हैं उनकी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हमें अब ये claims पे करने हैं। For the purpose of the preceding subsection the required minimum amount is 75 million rupee जो उन्होंने और higher amount प्रोवाइडेड दैट जो पीरियड कमेंसमेंट का था उसके साथ ये डिस्कशन है हमारा। ठीक है। अ लाइफ इंश्योरर shall in each statutory fund maintained by it for the conduct of the business other than the investment linked business, right, maintain at all times surplus of the admissible assets in Pakistan over the liabilities in Pakistan other than policy holders liabilities equal to and greater than the amount of the policy holders liabilities। तो पॉलिसी होल्डर लाइबिलिटी से ज्यादा के सरप्लस फंड होने चाहिए ताकि हम उनको पे ऑफ कर सके। ये हमारा क्या है, अदर देन इन्वेस्टमेंट लिंक है। अब देखिए, इफ लाइफ इंश्योरेंस शेल in each statutory fund maintained by it for the conduct of the investment linked business maintain at all times a surplus fund admissible in Pakistan over the liabilities in Pakistan other than the policyholders liabilities equal to or greater than a sum calculated in accordance with the principles। जो होगा वो उनके लिए आउटसाइड पाकिस्तान के लिए होगी, इन्वेस्टमेंट लिंक के लिए बात होगी हमारी। इसके बाद हम करें कि लाइफ इंश्योरेंस शेल इन इंश्योरेंस shall in each statutory fund maintained by it all the times in the currency in which the policy holders liability for that fund are denominated। अगर कोई हमने फॉरेन करेंसी की डिनोमिनेटेड पॉलिसी चुकी है तो फिर हमारे पास फंड में फॉरेन करेंसी के फंड्स होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे पास डॉलर का या किसी का क्राइसिस हो जाता है तो ये नहीं है कि उनके क्लेम्स फिर उस करेंसी में पे ना किए जा सके। Where a life insurance has issued a policy, the benefit under which are payable in a currency holder other than पाक रुपी, तो उसका हमें ख्याल रखना है, जो मैंने अभी बात की आपसे, राइट। प्रिस्क्राइब परसेंटेजेस की बात हो रही है हमारी। फिर 36 is saying that insurer of the non-life business to have the assets in excess of the minimum solvency requirements। solvency requirements ज्यादा होना चाहिए। An insurer registered under this ordinance to carry on the non-life insurance business shall at all times have the admissible assets in Pakistan in excess of its the liabilities। लाइबिलिटी से ज्यादा होंगी जो हम नॉन लाइफ की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने फायर के इंश्योरेंस मुख्तलिफ किए तो वहां पे भी हमें जब क्लेम देने पड़ेंगे तो हमारे पास सरप्लस फंड्स मौजूद होने चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ हियर। यहाँ पर ये हमारा हो गया सर। इसके बाद हम आते हैं विद रेफरेंस टू अकाउंट्स एंड ऑडिट। देखिए, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस बता रहा हूँ साथ साथ, तो यहाँ देख लीजिएगा। बेसिकली इसकी जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चल रहे हैं कि हमें ज़ाहिर है हमसे इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर बात नहीं हो रही, हमसे जो हो रही है उसके लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात हो रही है, उसके लॉ के रेफरेंस से बात हो रही है। बुक्स एंड रिकॉर्ड देखिए, ये बड़ा क्लियर कर लीजिएगा, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स कंपनी और लॉ में भी डिस्क्राइब है, रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे भी आ रही है। अब क्वेश्चन आता है और यहाँ से अगर हमने तैयारी सही नहीं की हुई है तो हम क्या करते हैं, कंपनी लॉ के रेफरेंस से लिख के आ जाते हैं। तो ऐसी बातें हमें नंबर नहीं दिलाती, ये स्कोरिंग पॉइंट नहीं होते हमारे। ये बात का ख्याल रखिए। अब बाहर आके हम बड़े हंस के अपने दोस्तों से कहते हैं, यार वो सवाल तो आया था, मैंने कंपनी लॉ से जवाब दे दिया उसका। सर कंपनी लॉ से दे दिया तो उसके नंबर वहां आपको पहले दिए जा चुके हैं। अब आपसे सवाल किया गया था इंश्योरेंस लॉ के तहत, तो आपको जवाब इंश्योरेंस लॉ से देना था इसका, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। डेफिनेटली दैट एक कॉमन बात है कि बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये तो बनेगा, पॉलिसी नोट बनेंगे। लेकिन इसके अलावा जो बिजनेस का नेचर है उस नेचर से भी कुछ डिस्क्लोजर्स चाहिए। अभी आप स्टैट्यूटरी फंड्स की बात कर रहे थे हम, तो हम मुख्तलिफ बिजनेस लाइन्स की बात कर रहे हैं, तो अब इनके डिस्क्लोजर्स हमें चाहिए, तो हमें हमारी बुक्स भी उस काबिल होनी चाहिए, दे शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन। अगर वो, अब से फॉर एग्जाम्पल के एक टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल मिल के पास इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं आता, वो तो इंश्योरेंस क्लेम करती है, पैसे लेती है वो तो अब एक बिजनेस ने कितने इंश्योरेंस क्लेम दिए, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम, क्या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या किसी से निकल आएगा, ये सब कुछ नहीं निकलेगा जब तक हमारे पास वो क्लेम्स का अलग से रिकॉर्ड मौजूद ना हो, कितनी पॉलिसीज हमने इशू की।
कितना हमने कंप्यूटर बेचे आईबीएम बता सकता है, कितना हमने इसका टेक्सटाइल का बिजनेस किया गुलामा टेक्सटाइल मिल बता सकती है, कितना उन्होंने स्पिनिंग में बिजनेस किया, कितना उन्होंने वीविंग का बिजनेस किया। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनी कितनी उन्होंने मेडिसिन सेल की, क्या चीजें हुई बता सकती हैं। फूड इंडस्ट्री फूड का बता सकती है, लेकिन इंश्योरेंस का अलग तो एक अलग काम है, तो उसको हमें देखना होगा। तो व्हाट वी आर सेइंग if books and records, every insurer in respect of all insurance business transacted by him, and in the case of an insurance incorporated in a jurisdiction outside Pakistan, uh, incorporated in a jurisdiction outside Pakistan, subject to respect to the insurance business transacted by the insurer in Pakistan. तो वो उसको रखेगा and shall maintain the books of account. Then we are saying a register of the record of the policy. देखिए ये एक आपका बिल्कुल अलग है। अगर ये पॉइंट आपके मिसिंग है, रजिस्टर ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द पॉलिसीज है, रजिस्टर एंड द रिकॉर्ड ऑफ द क्लेम्स है, ये मिसिंग है, तो ये आपकी की पॉइंट मिसिंग है, यहाँ से फिर आपकी स्कोरिंग नहीं होगी। रजिस्टर और रिकॉर्ड ऑफ द पॉलिसीज क्या क्या है, हमसे है इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इन विच शैल बी एंटर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पॉलिसी इशूड बाय द इंश्योरर। जो पॉलिसी हमने दी, नेम, एड्रेस, पॉलिसी होल्डर और द पॉलिसी होल्डर, द डेट व्हेन द पॉलिसी वाज इफेक्टेड एंड अ रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांसफर और द असाइनमेंट और द नॉमिनेशन। देखिए पॉलिसी में असाइनमेंट, नॉमिनेशन और ट्रांसफर की जो हम बात कह रहे हैं, ये हमारे पास ये है कि ज़ाहिर है जो साहब इंतकाल उनका होता है, वो हमने लाइफ पॉलिसी दी हुई है, तो वहाँ पर भी हमारे पास उनका असाइनमेंट आ जाता है, नॉमिनेशन आ जाता है कि हम ये पॉलिसी नॉमिनेट किसको कर रहे हैं क्लेम के लिए। ये जब जो हमारे मेन पॉलिसी होल्डर हैं उनका तो इंतकाल हो गया, अब उनकी पॉलिसी के पैसे किसको दिए जाएंगे। असाइनमेंट अगर उन्होंने कोई लोन लिया, अब वो लोन के लिए इस पॉलिसी को असाइन कर दिया कि अगर वो लोन को पे नहीं कर सके तो इस पॉलिसी के अमाउंट से लोन पे हो जाएगा, तो फिर असाइनमेंट आ गया वहां पर, तो उस असाइनमेंट का भी जिक्र होगा। A register of the records of the claim in which shall be entered every claim made together with the date of the claim, name and address of the claimant, and the date on which the claim was discharged, and in the case of a claim which is rejected, the date of the rejection and the ground therefor। तो आप कह रहे जी क्लेम क्या रिजेक्ट हुआ क्या जी। अब यही पे हम डिस्कस कर ले। हम जब इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते, उसमें बहुत सी क्लॉजेस होती है। हम ये समझते हैं कि हमने एक इंश्योरेंस करा ली और ये अब जिसे कहते हैं ब्लैंकेट इंश्योरेंस है, इसमें हर चीज कवर होगी, ऐसा नहीं होता। इसी के हर क्लॉज के साथ उसका एक प्रीमियम, एक मॉनेटरी वैल्यू भी अटैच होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अगर जिसे कहते हैं ज्वेलरी इंश्योर करा रहे हैं, हमारे पास जो ज्वेलरी है वो इंश्योर होती है एज पर आवर पॉलिसी एट आवर रेजिडेंस, हमारी रेजिडेंस पे इंश्योर होती है, वो रेजिडेंस में इंश्योर हो रही है। उसके बाद जब हम पार्टी में पहन के वो ज्वेलरी जा रहे हैं और अल्लाह ना करे वो स्नैच हो जाती है, तो फिर वो हमारी इंश्योरेंस में कवर नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये फीचर नहीं ला रही है, अगर नहीं है कि ये इन ट्रांजिट कवर है। इसी तरीके से जब हम ज्वेलरी को घर से लॉकर और लॉकर से घर घर में लाते हैं, तो हमारे पास वो हमारे पास आती है और वो जाती है, तो उसका हमें देखना होता है कि हम किस तरीके से इसको करेंगे और क्या होगा हमारा काम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, हाउ वी हैव टू वर्क आउट एंड लुक एट द थिंग्स। रजिस्टर और द रिकॉर्ड ऑफ द क्लेम्स हमारा आ गया। अब मैं इसमें आपसे पर्सनल एक बात अपनी शेयर करूं। मेरी एक दफा गाड़ी जैसे कराची में जी चोरी हो जाती है, गाड़ी आपकी खुल जाती है, तो मैं कहीं गया हुआ था, पढ़ा शायद पढ़ा क्लासेस ही के लिए था। मेरी गाड़ी खुली, मेरे ब्रीफकेस चला गया वहां से। ब्रीफकेस के अंदर मेरी कुछ चीजें रखी हुई थी, कुछ इक्विपमेंट भी थे मेरे उसमें। तो वो जब चीजें चली गई मेरी, तो मैंने इंश्योरेंस, जो मेरा इंश्योरेंस था, तो मैंने जो डोमेस्टिक इंश्योरेंस मेरा मौजूद था, तो मैंने इंश्योरेंस एजेंट से कहा, मैं कहा भाई ये मेरा लॉस हुआ, ये मेरा क्लेम है। तो उसने कहा सर लॉस की जगह क्या है, तो मैंने कहा जी वो लॉस की जगह तो जहाँ मैं गया था वो ऑफिस है, उसके सामने से गया है सब कुछ। कहला नहीं सर आपका जो देखेंगे है ना, ये इन ट्रांजिट रोड से गया और वो ऑफिस भी हमारे अब इंश्योरेंस में नहीं है। हमारी ये तमाम चीजें आपके साथ इंश्योरेंस में घर पे। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं अपनी जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ। खैर उस वक्त मैं भी इतना सीरियसली इन चीजों को नहीं देखता था, ये तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस होता है आपको। तो मैंने कहा भाई क्या मतलब है आपका इससे, तो कहने लगा देखिए जी आपकी जो चीजें इंश्योर की है हमने वो आपके घर पे इंश्योर की है। तो मैंने कहा भाई व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, कहने लगी उसका आपको अलग लेना पड़ेगा, ट्रैवलिंग इसमें शामिल नहीं है। तो अब अच्छा अब इसमें ये ऐसा होता क्यों है, इस लॉजिक के साथ भी हम बात कर लें कि होता इसलिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नॉलेज डिफेक्टिव होती है, हम ये बातें क्वेश्चन ही नहीं करते कि ये कहाँ तक कवर है और किस हद तक कवर है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इंश्योरेंस एजेंट जो हमारे पास है वो भी इतने लर्नेड नहीं है
फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, तो वो इतने लर्नर नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हमको ये बातें। दूसरी बात हुई, तीसरी ये, या तो वो बहुत क्लेवर है, वो ये कहते हैं कि अगर ये हमने सामने इनको अभी सारी बातें एक्सप्लेन कर दी, तो वो बोलेंगे यार ये जब ये इंट्रांजिट कवर नहीं है, फलां कवर नहीं, तो फिर क्या कवर है, मैं तो इंश्योरेंस नहीं लेता। या फिर ये कहोगे अच्छा चलो सब कवर करके मुझे तुम प्रीमियम बताओ। तो वो प्रीमियम बताएंगे तो होगा क्या जी, प्रीमियम एक्सॉर्बिटेंट प्रीमियम हो जाएगा, तो शायद वो पॉलिसी ना ले। तो वो कहता है जी अभी तो एक काम करो, बिजनेस तो पकड़ लो। बिजनेस पकड़ लिया, अब क्या होगा कि सर इसमें जो है इंट्रांजिट, तो अच्छा चलिए यार, अब तो चोरी, अब इसमें इंट्रांजिट क्लॉज डालें, उसके कितने पैसे हैं बताइए जरा मुझे। तो हमने वो भी डलवा दी फिर जाकर के। तो इस तरीके से ये बातें होती हैं। आप घर इंश्योर कर रहे हैं, अल्लाह ना करे वो बिल्डिंग कोलैप्स करती है, वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो वो तो इंश्योर थी सर, वो तो मिल जाएगा। अब इसमें दो पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। एक पॉइंट ये, उस बिल्डिंग के अंदर किसी थर्ड पर्सन का सामान रखा हुआ था, किसी का स्टॉक्स था, किसी की चीजें थी, तो वो चीजें आपकी इस इंश्योरेंस में नहीं कवर थी, तो वो अब उसका क्लेम नहीं मिलेगा। सेकेंडली, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, उसकी डेब्री जो है, उसका जो मलबा है वो गिरा, उससे बाहर खड़ी हुई गाड़ियां और नेबरहुड में जो मकान है वो भी डिस्टर्ब हुए, उनको भी नुकसान पहुंचा। और जब वो लोग हमसे क्लेम लेने के लिए आए, हमसे पैसा मांगने आए, तो हमारे तो दिमाग में था हमारा तो घर इंश्योर्ड है, पैसे आएंगे, हो जाएगा। पैसे आ गए तो हमारे पूरे नहीं हो रहे, हम उनके पैसे कहाँ से देंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कवर द पॉलिसीज प्रॉपर्ली। तो देखो इस तमाम डिटेल जो रिजेक्टेड की बात थी, तो इसलिए मैंने बहुत तफसील से ये रिजेक्शन के वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया कि पॉलिसी रिजेक्शन कैसे होती है। So for the purpose of this, the books includes register, account, accounting records, documents, and all these things we have to maintain. Then we are saying accounting and the reporting. अब देखिए जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लोस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या है वहां पर, रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ईच स्टैट्यूटरी फंड। अब आप ये पॉइंट अगर आप मिस करके आ रहे हैं, कैश फ्लो ऑफ ईच स्टैट्यूटरी फंड मिस करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है और प्रिंसिपल एलिमेंट हमारा मिसिंग है वहां से। When the principal element is missing, then the issue is gone. Then we are saying a statement of the premium for each statutory fund, जो premium का statement है, statement of the claims हमारे पास होगा, expenses होंगे हमारे पास, investment income होगी हमारे पास, उसको उसको हम डिस्कस करेंगे, and such other statements as may be prescribed by the federal government। तो ये तमाम चीजें हमको देनी होंगी। तो ये डॉक्यूमेंट, और नॉन लाइफ के अंदर क्या है, देखिए एसेट लायबिलिटीज हो गई, कैश फ्लोज हो गए, इंश्योरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम आ गया हमारा, क्लेम्स आ गए हमारे, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आ गया, इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, क्लेम्स फॉर दिस एनालिसिस आ गई। ये तमाम चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड है जो हमें वहां पे दिखानी है। इसके लिए अगर आप ईएफयू के या किसी का भी अकाउंट देखेंगे, तो उनके अकाउंट्स के अंदर ये तमाम चीजें जो होती हैं, ये एक नोट के थ्रू डिस्क्लोज कर दी जाती हैं। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी जाती है वहां पर कि जी हमारी क्या चीजें हैं, किस तरीके से कैश फ्लोज आ रहे हैं, लाइन ऑफ बिजनेस के साथ इसको डिफाइन कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें वहां बड़ी क्लियरली डिटेल के अंदर वहां आ रही होती हैं, जिसको हम वहां एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने साथ। ओके, तो इसी तरीके से इन केस ऑफ द लाइफ इंश्योरर हैविंग इन फोर्स पॉलिसीज which are investment linked, the statement referred to in 2 shall be accompanied by the statement signed in the case of the company by the two directors and the principal officer। अब देखिए साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम जब बात करें, तो हम करें साइंड बाय द के कंपनी टू डायरेक्टर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर, एंड इन द केस ऑफ द इंश्योरर इनकॉर्पोरेटेड इन जुरिसडिक्शन आउटसाइड पाकिस्तान, प्रिंसिपल ऑफिसर इन पाकिस्तान, प्रिंसिपल ऑफिसर मींस कंट्री मैनेजर, एंड द टू डायरेक्टर्स यहाँ नहीं होंगे जाहिर है, जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान लेवल, इक्वल लेवल के जो लोग पाकिस्तान में उस लेवल पे, उस अथॉरिटी पे आके काम कर रहे हैं, तो उनसे वो स्टेटमेंट साइन हो गए। द स्टेटमेंट रेफर टू इनवन शैल बी साइन इन द केस ऑफ द कंपनी, वही हमारे पास है बाय चेयरमैन और इफ एनी और टू डायरेक्टर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेंगे। आउटसाइड पाकिस्तान है तो कंट्री मैनेजर, जैसे मैंने किया, जो प्रिंसिपल ऑफिसर पाकिस्तान के लिए है और टू डायरेक्टर्स और 2% ऑफ द इक्वल रैंक ऑफ द डायरेक्टर्स साइन करेंगे इसको। ओके, this is what we are saying कि how these signings to be done, because जैसे अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स नीड टू बी साइन। आप देखिए तो वहाँ पे सारी चीजें हैं, इन द एनुअल स्टैट्यूटरी अकाउंट्स, देखिए यहाँ पर we have signed the accounts that in their opinion annual statutory accounts of the insurer set out in the forms attached to the statements have been drawn up in accordance with the ordinance, ये एक ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट के साथ हमने इनको ड्रॉ किया है इस डॉक्यूमेंट। ओके, देन वी हैव कंप्लायंस विद द लॉज इज डेफिनेटली, जो कंप्लायंस है कंपनीज एक्ट है उसकी कंप्लायंस जरूरी है, लाजमी है हमें कि हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें, फुलफिल करें। एंड इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेटेड इन अ जुरिसडिक्शन आउटसाइड पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, शैल कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑन द पार्ट
14 और द कंपनी एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरी करेंगे, उसके साथ उसको लेके चलेंगे। ऑडिट के लिए डेफिनेटली जो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर शुड बी अ क्वालिफाइड पर्सन, तो वो क्वालिफाइड पर्सन के लिए आ जाएगा। अप्रूव बाय द कमीशन इज अ क्वालिफाइड पर्सन, ऑथराइज्ड बाय द कंपनी लॉ, राइट टू परफॉर्म द ऑडिट के लिए होना चाहिए। The auditor shall in respect of the statement required to provide pursuant to the subsection 1 of section 46 express the opinion the statements are accurately reflecting the books reflect the books of the account. The company has maintained proper books and records and a statement of the present fairly. The statement of affair of the company जो है उसको present कर रहे हैं fairly। तो ये तमाम चीजें हमारे पास आ रही हैं। यहाँ से फिर स्पेशल ऑडिट उसकी अपनी कोई जरूरत पड़ेगी तो आगे हो जाएगी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस आपका सेक्शन 48 तक है। अब जस्ट बिफोर क्लोजिंग आई जस्ट समराइज दैट हमने देखिए डेफिनेशंस के अंदर हमने इंश्योरेंस बिजनेस को स्टडी किया, री इंश्योरेंस को स्टडी किया, इंश्योरेंस वर्सेस तकाफुल को स्टडी किया। इंश्योरेंस एक कन्वेंशनल बिजनेस है, तकाफुल एक इस्लामिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस है। फिर हमने लाइफ नॉन लाइफ को डिस्कस किया, नॉन लाइफ एंड नॉन लाइफ के बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस किया। लाइफ के अंदर डेथ है, रिडम्पशन है, पेंशन है, मेडिकल डिसेबिलिटीज हैं, ये सारी पॉलिसीज हमारी हो सकती हैं, इनको हमने डिस्कस किया। नॉन लाइफ के अंदर हमने डिस्कस किया। फिर हमारे पास लाइफ पॉलिसीज पे हमने इन्वेस्टमेंट लिंक पॉलिसीज को डिस्कस किया। एक हमारी कन्वेंशनल पॉलिसीज है, एक हमारी जो है वो उस टाइप की पॉलिसीज है जो हमारी इन्वेस्टमेंट लिंक पॉलिसी है, जिसके अंदर यूनिट वैल्यू की बात हुई, उसको हमने डिस्कस किया। देन वी वेंट टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे गए, कंप्लायंसेस के ऊपर गए, उनको डिस्कस किया, ऑडिट को डिस्कस किया, और बीच में हमने इसके अंदर जो डिस्कशन था हमारा, वो हमारा वो था स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस के लिए। इस पर उस पर भी ज्यादातर हमारा देखिए हमारा एम्फेसिस था लाइफ बिजनेस के ऊपर। ओके, तो ये तमाम चीजें आपसे डिस्कशन में मैंने डिस्कस की हैं आपसे मैंने। ओके, और यहाँ हमारा एक डिस्कशन कंप्लीट होता है जनाब, इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चंस को ज़हन में रखिएगा, उसके साथ इसको पढ़िएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।